कैसे हो आप सब? ओके। यस, आई एम आल्सो फाइन। चलिए, काफी टाइम बाद आज ये ज्योग्राफी का क्लास हो रहा है ना? हाँ, एक वीक का गैप हो गया था। चलिए, तो मिशन टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ये हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे लास्ट क्लासेस में। तो अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ स्पेस मिशन को अच्छे से डिस्कस किया है, लाइक हबल स्पेस टेलीस्कोप, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, आदित्य L1। ओके, तो आज के इस क्लास में हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे एंड ओसिरिस रेक्स के बारे में डिटेल्स में देखेंगे। इसके बाद चंद्रयान 3 होगा एंड देन हमारा स्पेस मिशन का ये जो चैप्टर काफी दिनों से चल रहा था ये कंप्लीट हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर्स? ओके, चलिए। यस, देखिए जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको उनके लिए बता दूं कि मैं दोबारा तो इन टॉपिक्स के ऊपर लेक्चर नहीं ले सकती हूँ, लेकिन यूट्यूब पे ये सारा क्लास मटेरियल अवेलेबल है। यूट्यूब पे ये सारा क्लास लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है, तो वहाँ पे जियोग्राफी के प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ पे स्पेस मिशन करके देखिएगा, ठीक है? तो वहाँ पे सारे क्लास लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है, वहाँ पे आपको सारे स्पेस मिशंस हर अलग इंडिविजुअल वीडियोस में मिल जाएंगे और वो क्लास लेक्चर्स ही होते हैं जिसको मैं एज इट इज अपलोड कर देती हूँ, ठीक है? ओके ओके, वो तो आप लोग कभी भी देख सकते हो, राइट? चलो, लाइव क्लास लेक्चर्स को ही मैं अपलोड कर देती हूँ। ओके, चलिए। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे ओसिरिक्स, RAREX, ओसिरिस रेक्स के बारे में। बहुत ही नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट इसका जो काम है, जो ऑब्जेक्टिव है, बहुत ही सिंपल है। चलो, ओसिरिस रेक्स इज अ नासा एस्टेरॉयड सैंपल रिटर्न मिशन। ये नासा का मिशन है, ठीक है? तो ये मिशन किस लिए है? एस्टेरॉयड सैंपल को कलेक्ट करने के लिए और कलेक्ट करके रिटर्न प्लैनेट पे आना है, तो इसके ऊपर बेस करके ये मिशन को बनाया गया है। क्लियर? ओसिरिस रेक्स इज अ नासा एस्टेरॉयड सैंपल रिटर्न मिशन। क्लियर है? चलो ना, तो सबसे पहले हम लोग इसका फुल फॉर्म एक बार देख लेते हैं। यस, फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फुल फॉर्म क्या है? ओरिजिन, ओ फॉर ओरिजिन, स्पेक्ट्रल स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन, रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन एंड सिक्योरिटी, रेगोलिथ एक्सप्लोरर। क्लियर? O for origin, S for spectral, I for interpretation, spectral interpretation, R for RI for resource identification, S for security, okay, and REX for regolith explorer. Is that clear? Origin, spectral interpretation, resource identification, and security, regolith explorer. काफी लेंदी इसका फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म में ध्यान में रखना है। तो इनके फुल फॉर्म से इनके ऑब्जेक्टिव के बारे में काफी हद तक पता चलता है। आने वाले स्लाइड्स में अभी बताती हूँ। तो इसका फुल फॉर्म पता चल गया। नाउ ये क्या है ये समझ में आया कि ये नासा का मिशन है। किसके ऊपर है? एस्टेरॉइड सैंपल कलेक्शन करने का ये एक मिशन है, ठीक है? टारगेट क्या है? कौन से एस्टेरॉइड को स्टडी करने के लिए या फिर कौन से एस्टेरॉइड का सैंपल कलेक्ट करने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया था? एस्टेरॉइड 101955 वेनु। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि बताओ
101955 बेनू ये क्या है? तो ये एक एस्टेरॉइड है और इसके सैंपल कलेक्शंस के लिए जो मिशन को लॉन्च किया गया था बाय नासा, उसका नाम है ओसिरिस रेक्स। क्लियर? कब लॉन्च हुआ था? 8 सितंबर 2016 में। अराइवल एट बेनू, बेनू पे ये कौन से तारीख पे अराइव किया था? दिसंबर 2018 में। क्लियर? सैंपल कलेक्शन कब से किया था? 20 अक्टूबर 2020 में। ठीक है? सैंपल कलेक्ट करके इसको अर्थ पे रिटर्न भी आना है। सैंपल रिटर्न टू अर्थ 24 सितंबर 2023। तो बेनू से अर्थ तक पहुंचने में इसको 2 से 3 साल का टाइम लगा। पहले 20 अक्टूबर में बेनू पे दिसंबर 2018 में बेनू पे पहुंचा। 2 साल तक, 2 साल, ऑलमोस्ट 2 साल, 2 years it takes time to collect samples and then 2020 से लेके 2023 तक ऑलमोस्ट 3 साल लगे इसको प्लैनेट पे रिटर्न आने के लिए। सैंपल रिटर्न कैप्सूल लैंडेड उटा यूएसए। और ये जो सैंपल रिटर्न कैप्सूल था, देखो ये पूरा का पूरा जो मिशन है ये पूरा कंप्लीटली प्लैनेट पे रिटर्न नहीं आया था। इसका कुछ कैप्सूल प्लैनेट पे रिटर्न आया था और यूएसए के उटा में ये लैंड हुआ था। क्लियर है? सैंपल कलेक्टेड मतलब कितने वेट के, कितने क्वांटिटी का इसने सैंपल कलेक्ट किया था? 121.6 ग्राम्स का सैंपल कलेक्शन किया था। तो यहाँ तक क्लियर है, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ज्यादा मैकेनिज्म नहीं देखना है, बस क्यों है, इसलिए लॉन्च किया गया है। अब मतलब अब ये 10 1955 बेनू क्या है, बस यही बेसिक बेसिक चीजों पे फोकस करना है क्योंकि क्वेश्चंस बेसिक चीजों से ही आते हैं, है ना? जो जनरल साइंस के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, यूपीएससी में, जो जनरल ज्योग्राफी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिलेटेड टू यूनिवर्स, ये बहुत बेसिक्स होते हैं, बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस हमें डिटेल्स में नहीं देखना है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो? ओके, चलो बात करते हैं बेनू ही क्यों। तो सबसे पहले बेनू इज अ नियर अर्थ एस्टेरॉयड। अर्थ के सबसे नियर कोई एस्टेरॉयड अगर है तो उसका नाम है बेनू। तो इसीलिए इस मिशन को लॉन्च किया गया था बेनू के लिए। इट इज अ कार्बन रिच प्रिमिटिव एस्टेरॉयड। जैसे कि इस चैप्टर को जब मैंने शुरू किया था तब मैंने बताया था कि एस्टेरॉइड्स वो प्लैनेटरी बॉडीज है जो सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन के टाइम से एग्जिस्ट कर रहा है स्पेस में, राइट? प्लैनेट्स जब से इमर्ज होना शुरू हुआ है, प्लैनेट का फॉर्मेशन जब से शुरू हुआ है, उसी टाइम से एस्टेरॉइड का फॉर्मेशन भी शुरू हो चुका था। बहुत सारे एस्टेरॉइड्स खत्म हो चुके हैं, बहुत सारे न्यू एस्टेरॉइड्स बने हैं, बट ये जो बेनू है ये कार्बन रिच और एक वन ऑफ द प्रिमिटिव एस्टेरॉइड है। ठीक है? तो इसीलिए भी ये बेनू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर आप इस एस्टेरॉइड को स्टडी कर पाओगे, ऑब्जर्व कर पाओगे और अगर यहाँ के साइंटिस्ट इस बेनू से बहुत सारी जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर पाते हैं, तो फिर प्लैनेट को हम लोग किस तरीके से और बेटर बना सकते हैं, प्लैनेट को सरवाइव किस तरीके से और ज्यादा टाइम तक कराया जा सकता है, इससे रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम सबको मिल सकता है। इट प्रिजर्व्स मटेरियल फ्रॉम अर्ली सोलर सिस्टम। ठीक है? सोलर सिस्टम का जब फॉर्मेशन हुआ था उस टाइम से ये एस्टेरॉइड एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसीलिए इस एस्टेरॉइड्स में अर्ली सोलर सिस्टम से रिलेटेड मटेरियल्स अवेलेबल है, प्रिजर्व्ड है। स्टडिंग बेनू, अब देखो बात करते हैं कि बेनू को स्टडी करने से साइंटिस्ट को क्या क्या समझ आया। ठीक है? फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स। जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, अदर प्लैनेटरी बॉडीज का फॉर्मेशन हो रहा था, उस टाइम पे इस एस्टेरॉइड का फॉर्मेशन भी हुआ था। इसका मतलब जो मटेरियल होगा इसमें, इस एस्टेरॉइड में, वो ऑलमोस्ट सेम होगा जो दूसरे प्लैनेट्स में है। तो इस एस्टेरॉइड को स्टडी करने से प्लैनेट्स के सोलर सिस्टम में जितने भी और प्लैनेट्स है उनके फॉर्मेशन को साइंटिस्ट और अच्छे से समझ पाएंगे। देन
अर्ली सोलर सिस्टम का केमिस्ट्री समझ में आएगा। अर्ली सोलर सिस्टम का केमिस्ट्री, केमिकल फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ था, कौन से न्यू मटेरियल्स का फॉर्मेशन हुआ था, कौन से मटेरियल से कौन से न्यू एलिमेंट का फॉर्मेशन हुआ था। तो ये जो केमिकल प्रोसेस था, इसको क्लियरली समझ में आएगा, और वो भी अर्ली सोलर सिस्टम का, ठीक है, अर्ली फेज का। ओरिजिन ऑफ वाटर समझ में आएगा, क्लियर, क्योंकि बहुत सारे मटेरियल अर्ली सोलर सिस्टम से रिलेटेड है, और वाटर भी एक एलिमेंट है, H2O से वाटर बनता है, या फिर वाटर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये केमिकल कंपाउंड्स हैं, इनसे बनते हैं, राइट। तो अगर हम लोग बेलू को स्टडी कर पाए, तो किस तरीके से हम लोग वाटर को मोर बना सकते हैं, या फिर कहाँ कहाँ पे वाटर हो सकता है, इस बारे में भी साइंटिस्ट को पता चल सकता है। देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पता चल सकता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है नहीं, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड मोर इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट को पता चल सकता है, जो अभी तक डिस्कवर्ड नहीं हुए हैं। देन पॉसिबल इंग्रेडिएंट्स इन्वॉल्व इन द ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है। इसके अलावा लाइफ के ओरिजिन के लिए और कौन से इंग्रेडिएंट्स की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, ठीक है, तो उन सारे इंग्रेडिएंट्स के बारे में भी साइंटिस्ट को पता चल सकता है। तो ऑन एन एवरेज, अगर हम लोग बेनू को स्टडी कर पाए, अगर हमारे साइंटिस्ट बेनू को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाए, स्टडी कर पाए, तो वहां से प्लैनेट फॉर्मेशन, अर्ली सोलर सिस्टम के केमिस्ट्री और केमिकल फॉर्मेशन, origin of water, organic chemistry, then ingredients, important possible ingredients जो कि origin of life के लिए important है, इन सब के बारे में डिटेल्स में जान पाएंगे। क्लियर है? ये समझ आया कि बेनू को क्यों टारगेट किया गया था, और बेनू के लिए क्यों इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है। इज दैट क्लियर? सबसे पहले बेनू हमारे इंडिया, सॉरी, अर्थ से सबसे नियर एक एस्टेरॉयड है, जो कि एक प्रिमिटिव एस्टेरॉयड भी है, तो इसीलिए इसको स्टडी करने से अर्ली सोलर सिस्टम के बारे में काफी इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट को पता चलेगा, राइट। चलो, यस, बस इतना करना है, इससे ज्यादा बहुत डिटेल्स में नहीं करना है। तो ये देखो, ओसिरिस रेक्स का एक इमेज, ठीक है, कुछ इस तरीके से ये सैंपल को कलेक्ट किया था। नाउ इम्पोर्टेंट मिशन ऑब्जेक्टिव। अब ये जब सैंपल कलेक्ट करके लेके आएंगे, तो फिर साइंटिस्ट को क्या क्या समझना, मतलब साइंटिस्ट के लिए क्या क्या इजी रहेगा समझना, ये अभी तक हम लोगों ने देखा है। लेकिन क्या ओसिरिस को सिर्फ सैंपल कलेक्शन के लिए भेजा गया है, या फिर इसका अलग भी कोई और ऑब्जेक्टिव है, अभी देखेंगे। तो इम्पोर्टेंट मिशन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। फर्स्ट, ये मेनू सॉरी बेनू के जो मैप है, बेनू के जो सरफेस है, उसका मैप बनाएगा, ठीक है। मतलब सैंपल कलेक्शन के अलावा बेनू के जो एस्टेरॉयड बेनू है, इसके सरफेस का एक मैप बनाएगा, ठीक है। दूसरा, स्टडी इट्स कॉम्पोजिशन एंड जियोलॉजी। बेनू के सरफेस का कॉम्पोजिशन, बेनू के सरफेस कौन से एलिमेंट से बना है, जियोलॉजी का स्ट्रक्चर क्या है, जियोलॉजी का पीरियड क्या है, कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स से जियोलॉजी बना है, तो कॉम्पोजिशन, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, जियोलॉजिकल टाइम पीरियड, एवरीथिंग ये स्टडी करेगा। थर्ड, कलेक्ट अ प्रिस्टीन सैंपल, इसके अलावा एक प्रिस्टीन सैंपल को भी कलेक्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट, रिटर्न द सैंपल टू अर्थ। ये भी इसके मिशन के अंदर है कि जो भी सैंपल को कलेक्ट किया जाएगा, उसको अर्थ पे रिटर्न भी करना है, ठीक है। अच्छा, प्रिस्टीन सैंपल क्या है? ओके, प्रिस्टीन सैंपल largely uncontaminated और unchanged by Earth's environment, ठीक है। मतलब ये एक ऐसा सैंपल है जिसको, मतलब जो कि इसके ओरिजिनल मटेरियल में ही इसको प्रिजर्व किया जाएगा। जैसे ही सैंपल मिला, उसको उस तरीके से ही उसको प्रिजर्व करना पड़ेगा। ओरिजिनल मटेरियल
preserved in its natural state without significant contamination। मतलब जस्ट अ मिनट लिख लो पहले। यस, इसका मतलब है जो भी सैंपल होगा उसको एज इट इज प्रिजर्व करना पड़ेगा। सैंपल को कोई भी सैंपल के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, उसको कंटामिनेट नहीं किया जाएगा, उसको चेंज नहीं किया जाएगा। ठीक है, जैसा सैंपल मिलेगा वैसे ही सैंपल को प्रिजर्व करके अर्थ पे रिटर्न करना पड़ेगा। तो इस टाइप के सैंपल को प्रिस्टीन सैंपल भी कहा जाता है। क्लियर? तो समझ आया कि इस ऑपरेशन को लॉन्च करने के लिए क्या-क्या मिशन को कौन से ऑब्जेक्टिव्स को रखा गया था। फर्स्ट, बेनू के सरफेस का मैपिंग करना। सेकंड, इसके कॉम्पोजिशन जियोलॉजी को स्टडी करना। प्रिस्टीन सैंपल को कलेक्ट करना। प्रिस्टीन सैंपल को अर्थ पे रिटर्न करना। राइट? देन स्टडी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड वाटर बियरिंग मिनरल्स। ठीक है, बेनू में कौन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है, वाटर बियरिंग मिनरल्स क्या क्या है, इनको स्टडी करना। देन इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग ऑफ नियर अर्थ एस्टेरॉइड्स एंड प्लानिटरी डिफेंस। ठीक है, प्लानिटरी डिफेंस के बारे में, नियर अर्थ एस्टेरॉइड्स के बारे में और भी ज्यादा स्टडी करना। तो इन कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स के लिए ओसिरिस रेक्स को लॉन्च किया गया था। इज दैट क्लियर? ऑब्जेक्टिव समझ आया? ओके। अब देखो यहाँ पे एक सिस्टम है टच एंड गो। अब ये क्या है? ओसिरिस रेक्स डिड नॉट मेक अ कन्वेंशनल लैंडिंग ऑन बेनू। कन्वेंशनल लैंडिंग क्या होता है? यस, देखो, कन्वेंशनल लैंडिंग का मतलब होता है, अभी तक मूवीज में भी या फिर जितने भी स्पेस मिशन के बारे में आप लोगों ने देखा है, तो ज्यादातर केस में क्या होता है, ये कोई एक नया प्लैनेट होता है, ये प्लैनेट का सरफेस है। अब इस सरफेस के ऊपर एक स्पेसक्राफ्ट जाता है, लैंड करता है। ठीक है, और वहां पे जाके कुछ दिन के लिए सेटल डाउन करता है जब तक उनका ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होता है। और जैसे ही ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है, ये स्पेसक्राफ्ट बैक टू द प्लैनेट हो जाता है, यहाँ से चला जाता है। इसको बोला जाता है कन्वेंशनल लैंडिंग। मतलब किसी एक नए जगह पे लैंड करना, प्रॉपर लैंडिंग करना और वहां पे सेटल डाउन करना कुछ टाइम के लिए, जब तक वहां पे उस मिशन से रिलेटेड काम को पूरा नहीं कर लिया जाता है। क्लियर? इस केस में क्या हुआ, ओसिरिस ये डिड नॉट मेक अ कन्वेंशनल लैंडिंग ऑन बेनू। ठीक है, ये जो मिशन है, ये जो स्पेसक्राफ्ट है, ये बेनू के ऊपर कोई कन्वेंशनल लैंडिंग नहीं किया है। ये जस्ट बेनू के सरफेस को टच किया। ठीक है, इमेज के थ्रू बताती हूँ। ये देखो, बेनू के सरफेस को जस्ट टच किया, सैंपल कलेक्ट किया एंड देन बैक टू द प्लैनेट का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। क्लियर? इसका काम टच करना है, ठीक है, ना कि यहाँ पे सेटल डाउन करना है। ये देखो, बेनू का सरफेस एरिया ये है। ठीक है, इस यहाँ से सैंपल कलेक्ट करना है और यहाँ से निकल जाना है। क्लियर? तो इसीलिए इस मिशन में हमें TAG, टच एंड गो वाला सिस्टम भी देखने को मिलता है। कन्वेंशनल लैंडिंग लिखने की जरूरत है कि क्या है ये, आप लोगों ने तो समझ ही गए होंगे कि कन्वेंशनल लैंडिंग क्या है, कि जब कोई स्पेसक्राफ्ट किसी नए सरफेस पे जाके लैंड करता है, प्रॉपर लैंडिंग होती है और कुछ टाइम के लिए वहां पे सेटल डाउन करते हैं। कोई भी स्पेसक्राफ्ट जैसे
प्लैनेट कोई दूसरे प्लैनेट के सरफेस पे, मून के सरफेस पे, एस्टेरॉइड के सरफेस पे जाके कुछ टाइम के लिए सेटल डाउन करके सैंपल कलेक्शंस करते हैं और दूसरे अपने ऑब्जेक्टिव, अपने मिशंस को कंप्लीट करते हैं, तो उस लैंडिंग को हम लोग कन्वेंशनल लैंडिंग कहते हैं। क्लियर है? लिखने की जरूरत है? ओके, चलो ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। यस, तो ये इसलिए ओसिरिस रेक्स एक टच एंड गो के अंदर आता है। इट ब्रीफली टच्ड एस्टेरॉइड्स सरफेस, ब्रीफली, ठीक है, एस्टेरॉइड्स के सरफेस को हल्की सी जगह को टच करता है। इट्स रोबोटिक सैम्पलिंग मैकेनिज्म, और सैम्पलिंग मैकेनिज्म कैसा है? रोबोटिक है, ऑब्वियस सी बात है। कलेक्टेड लूज सरफेस मटेरियल, और जो बेनु का लूज सरफेस मटेरियल होगा वहां से सैंपल को कलेक्ट किया जाता है, लूज सरफेस मटेरियल को कलेक्ट किया जाता है एज अ प्रिस्टीन सैंपल। ओके, दिस प्रोसीड्यूर इज कॉल्ड टच एंड गो। सैंपल कलेक्शन टुक प्लेस एट द नाइटिंगेल साइट, ठीक है, नाइटिंगेल साइट पे जाके लूज सरफेस मटेरियल को रोबोटिक सैम्पलिंग मैकेनिज्म के थ्रू कलेक्ट करके, इस मिशन मतलब कलेक्ट करके फिर वापस आ जाना ही इस मिशन का मेन प्रोपागेंडा था। ठीक है, ये क्लियर हुआ? तो अभी तक हम लोगों ने जितने भी सरफेस लैंडिंग मिशन देखा है वो सब कन्वेंशनल लैंडिंग था, बट ओसिरिस रेक्स ये एक टच एंड गो लैंडिंग है। क्लियर है? नाइटिंगेल साइट, ओके, नाइटिंगेल साइट आप लोगों को नहीं पता? ओके, बता दे, देखो, देखो एक्चुअली क्या है, बेनू पे तो कोई ह्यूमन बीइंग पहले गया नहीं है, तो बेनू के सरफेस का, बेनू के एरिया का तो कोई नाम हो नहीं सकता है, राइट? अब ये जो मिशन है, ये जो स्पेसक्राफ्ट है, ये जिस जगह से एस्टेरॉयड बेनू के जिस जगह से सैंपल को कलेक्ट किया था, उस जगह को, उस पर्टिकुलर जगह को नाइटिंगेल साइट बोला जाता है। ठीक है, तो सैंपल जहां से कलेक्ट किया गया था उस जगह को नाइटिंगेल साइट का साइट बोला जाता है, और ये नाम दिया गया है बाई नासा। अभी क्लियर है? यस, तो टच एंड गो सिस्टम समझ आया? ओके, नाउ मेजर फाइंडिंग्स। अब बात करते हैं कि जब सैंपल कलेक्ट करके ये प्लैनेट पे वापस आया तो यहाँ से क्या क्या मेजर फाइंडिंग हुआ था। बेनू कॉन्टेन्स कार्बन रिच मटेरियल, तो साइंटिस्ट को समझ आया कि बेनू के अंदर कार्बन रिच मटेरियल बहुत ज्यादा है। सेकेंड, साइंटिस्ट डिटेक्टेड ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड्स भी डिटेक्ट किया गया। नाइट्रोजन बियरिंग मटेरियल वाज आल्सो फाउंड। क्लियर? वाटर रिलेटेड मिनरल्स प्रोवाइड एविडेंस ऑफ पास्ट इंटरेक्शन विथ वाटर। ठीक है, यहाँ से इस एस्टेरॉइड में वाटर रिलेटेड मिनरल्स का भी एविडेंस मिला है, जिससे ये समझ में आता है कि हो सकता है इस एस्टेरॉइड्स में पहले वाटर एग्जिस्ट करता था। मैग्नीशियम सोडियम फॉस्फेट was identified in the return sample, ठीक है। Then these findings provide clues about the chemical condition of the early solar system, ठीक है, और यहीं से कुछ केमिकल कंडीशंस के बारे में भी पता चलता है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स बहुत सिंपल हैं कि कार्बन रिच मटेरियल वहां पे है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, राइट, नाइट्रोजन बियरिंग मटेरियल, वाटर रिलेटेड मिनरल्स, मैग्नीशियम सोडियम फॉस्फेट रिलेटेड केमिकल्स का एग्जिस्टेंस वहां पे मिला है। ओके, ओरिजिन ऑफ लाइफ का कनेक्शन। अब देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला है, कार्बन मिला है, इसका मतलब मे भी वहां पे लाइफ से लाइफ कभी होगा, वाटर था तो मे भी हो सकता है बहुत सालों पहले वहां पे लाइफ एग्जिस्ट करता होगा। ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स एंड कार्बन रिच मटेरियल आर इम्पोर्टेंट फॉर द स्टडी केमिस्ट्री एसोसिएटेड विथ लाइफ। ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक
मतलब ऑर्गन से रिलेटेड है, ऑर्गेनिक मतलब बायोलॉजी से रिलेटेड है, बायो से रिलेटेड है, ठीक है, लाइफ से रिलेटेड एंड कार्बन रिच मटेरियल, और ये दोनों मटेरियल ही लाइफ से रिलेटेड है। तो मे भी हो सकता है, और ये दोनों लाइफ से कनेक्टेड है, तो हो सकता है कि वहां पे कभी लाइफ रहा। Venus material can help scientists understand that ingredient were available during the formation of planets, और ये सेम इंग्रेडिएंट्स प्लैनेट के फॉर्मेशन के टाइम पे भी मौजूद था। ओसिरिस रेक्स डिड नॉट डिस्कवर लाइफ ऑन वेनु। इट देखो, यहाँ पे एक पॉसिबिलिटीज हो सकता है, कार्बन रिच मटेरियल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एसोसिएट करता है लाइफ से, लेकिन बेनु के इस ऑपरेशन के थ्रू बेनु में कोई भी लाइफ को डिस्कवर नहीं किया गया है। ये थोड़ा सा डिफरेंस समझना, ठीक है, ये डिफरेंस को समझो। हो सकता है कि लाइफ हुआ होगा, एक एक कनेक्शन है, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कार्बन रिच मटेरियल्स के साथ लाइफ का एक कनेक्शन हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है, बट बेनु में इस मिशन के थ्रू कोई भी लाइफ को डिस्कवर नहीं किया गया है। ये पॉइंट समझ आया? यहाँ पे ये पॉसिबिलिटीज बता रहा है कि साइंटिस्ट को लगा है कि हो सकता है वेनु में कभी बहुत टाइम पहले लाइफ एग्जिस्ट करता था, बट इस मिशन के थ्रू कोई भी लाइफ को डिस्कवर नहीं किया है, मतलब प्रेजेंट टाइम पे कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता है वेनु में। ये ऑपरेशन यही बताता है। इज दैट क्लियर? समझ आया? ओके। इट डिस्कवर्ड मटेरियल्स रिलेवेंट टू स्टडिंग ओरिजिन ऑफ लाइफ। ये बस ओरिजिन ऑफ लाइफ से रिलेटेड मटेरियल को डिस्कवर किया है, ना कि लाइफ को डिस्कवर किया है। क्लियर है? दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट्स को थोड़ा सा ध्यान में रखना। क्लियर? इट डिस्कवर्ड मटेरियल्स रिलेवेंट टू स्टडिंग ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओके, चलो। प्लानिटरी डिफेंस क्या है? बेनु इज नियर अर्थ एस्टेरॉइड। Studying its orbit and physical properties helps scientists to understand potentially hazardous asteroids। ठीक है, इसको स्टडी करने के बाद साइंटिस्ट को समझ में आएगा कि हैजर्डस एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं। द मिशन ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू नॉलेज रिलेवेंट टू प्लानिटरी डिफेंस। ठीक है, और यही से प्लानिटरी डिफेंस के बारे में भी समझ में आएगा। द यारकोव्स्की इफेक्ट इज इम्पोर्टेंट in predicting long-term asteroid trajectories। क्लियर है कि यार को? यस, Yarkovsky effect is important in predicting long-term asteroid trajectories। Okay, and last, yes, यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि इस मिशन के लिए यूज हुआ था। ये बस आप लोगों को नाम देखना है, ठीक है। ओ कैम्स क्या है? ये कैमरा सिस्टम है इमेज के लिए। ओला क्या है? लेजर अल्टीमीटर है, ये एक लेजर अल्टीमीटर है, ठीक है, जो कि मैपिंग के लिए यूज हुआ था। ओविड्स क्या है? विजिबल एंड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर है, ठीक है, कॉम्पोजिशन को स्टडी करने के लिए यूज हुआ था। ओट्स क्या है? थर्मल एमिशन स्पेक्ट्रोमीटर है। रेक्स, यस, रेक्सिस क्या है? एक्सरे इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर है। एंड टैक्सम क्या है? ये एक मैकेनिज्म है यूज टू कलेक्ट एस्टेरॉइड सैंपल। ठीक है, बस ये इंस्ट्रूमेंट का नाम देखना है और ये किस लिए यूज हुआ था ये आप लोगों को देखना है, ठीक है। नहीं, फुल फॉर्म की जरूरत नहीं है, बस ये देख लो कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट का पर्पस क्या था, काम क्या था। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। नाउ अब थोड़ा सा कुछ देखते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स। आफ्टर डिलीवरिंग द सैंपल कैप्सूल, स्पेसक्राफ्ट कंटिन्यूड इट्स जर्नी। इंडिया मतलब ये एस्टेरॉइड्स है, ये प्लैनेट है, प्लैनेट पे गया, सैंपल कलेक्ट किया, अर्थ पे सैंपल को रिटर्न भेज दिया, एंड देन
बैक टू हिज जर्नी। ठीक है, बैक टू इट्स जर्नी मतलब दोबारा से एस्टेरॉयड पे चला गया, क्योंकि इसका तो मिशन अभी तक पूरा नहीं हुआ है ना। जब तक इसका टाइम लिमिट होगा तब तक ये स्पेस क्राफ्ट अपना काम करता रहेगा। क्लियर। इट वाज रीनेम ओसिरिस एपेक्स। ठीक है, पहले ओसिरिस रेक्स था। ठीक है, अब इसको रीनेम करके बनाया गया है ओसिरिस एपेक्स। ध्यान में देना है इसको। एपेक्स का मतलब होता है एपोफिस एक्सप्लोरर। क्लियर। इट्स एक्सटेंडेड मिशन इज फोकस्ड एस्टेरॉइड एपोफिस। अब ये क्या करेगा, ये पहले बेनू को स्टडी कर रहा था, अब ये एस्टेरॉइड एपोफिस को स्टडी करेगा। क्लियर। और इसीलिए एपेक्स ओसिरिस एपेक्स, जैसे मैंने अभी बताया कि वापस ये चला गया अपने जर्नी पे। अब देखो, इसके काफी सारे काम हैं, ये सिर्फ एक एस्टेरॉयड से रिलेटेड नहीं है। पहले इसने बेनू को काम किया, बेनू के ऊपर स्टडी किया, काम किया, अब इसको लॉन्च मतलब अभी जो इसका रिटर्न जर्नी पे ये बैक करके किस पे काम कर रहा है, अभी ये दूसरे एस्टेरॉइड्स जो कि एपोफिस नाम है, उस एस्टेरॉयड पे वापस गया और वहां पे जाके अपने जर्नी शुरू की। ठीक है, और एस्टेरॉयड एपोफिस के हिसाब से ओसिरिस एपेक्स ये नाम इसके साथ ऐड कर दिया गया है। एपेक्स का मतलब होता है एपोफिस एक्सप्लोरर। यस, इट इज एक्सपेक्टेड टू स्टडी एपोफिस ड्यूरिंग 2029 क्लोज अप्रोच टू द अर्थ। ठीक है, 2029 तक ये अपना स्टडी कंप्लीट कर लेगा। ओके, यस। तो ये कुछ था ओसिरिस का कुछ एक्सटेंडेड पार्ट। ठीक है, यस। देखो, ओसिरिस रेक्स ये बेनू के लिए था। ठीक है, ये वापस गया, बेनू पे रिटर्न अपना जर्नी शुरू किया। एंड देन ओसिरिस एपेक्स ये एक नया बनाया गया। ठीक है, इसको ऐड किया गया बोल सकते हो, जो कि एपोफिस के लिए है। क्लियर, अभी समझ आया कि पहले रेक्स पे गया बेनू पे। ठीक है, और फिर बाद में एपेक्स गया एपोफिस पे। ओके, क्लियर है। चलो, तो ये आज के क्लास में हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारा कंटेंट को ही कवर कर लिया है। तो ओसिरिस रेक्स को हम लोगों ने देखा है। किसी को कोई डाउट है? ओके, तो ये कंप्लीट हो चुका है। हमारे जियोग्राफी के नेक्स्ट क्लास में हम लोग चंद्रयान 3 को कंप्लीट करके हमारा स्पेस मिशन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? एनीवन? ओके ओके, ठीक है, चलो, फिर दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।